everybody. I am CS Ishika Agrawal, and this is episode 2 of our case law series of company law. Yesterday, in episode 1, we discussed few important questions of these two topics: introduction to company law and classification of companies, as well as in the starting 10 to 15 minutes I guided you regarding the presentation of your answer, regarding the sequence of your answer, how you should write case laws, and what should be the right length of answer. Right, so if you haven't watched episode 1, please go watch it, and especially see those starting 10 minutes in which I guided you regarding how to write your case law answers. Then only come back to this video. Okay, so now we can start with our episode 2, in which we will discuss few important questions of basic topics of company law, that is introduction and classification of companies. So first we'll read question. I will make you understand the question, that क्वेश्चन की डिमांड क्या है, हाउ टू एनालाइज द क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन किस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पहले हम वो पूरा एनालाइज करेंगे, एंड देन आई विल टेल यू कि इसको लिखना किस तरह से है, किस तरह से आप इस आंसर को ड्राफ्ट करेंगे, आर्टिकुलेट करेंगे, जिससे कि मैक्सिमम मार्क्स आपको मिले. ठीक है, सो विथ ऑल द एंथुजियाज्म एंड पॉजिटिव एनर्जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज केस लॉ सीरीज. और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. द फर्स्ट क्वेश्चन इज, members of a company incorporated under companies act are the agents of the company. आपको एक सेंटेंस दिया है कि अगर कोई कंपनी हमारे कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब सिंपली अ कंपनी, हमारे इंडिया में कोई कंपनी जन्म ली है और उसके जो मेंबर्स हैं बोल रहे हैं कि मेंबर्स आर द एजेंट ऑफ दैट कंपनी, क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा, देयरफॉर द कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर देयर एक्ट्स. एंड यहाँ पर बोल रहा है कि क्योंकि मेंबर्स क्या है, कंपनी के ही एजेंट है, तो इसीलिए मेंबर्स के काम के लिए कंपनी लायबल होगी. और ये सेंटेंस दे दिया और लास्ट में लिख दिया कमेंट्स. ऐसे कमेंट्स वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं, कम से कम मतलब एवरेज बेसिस पे अगर मैं आपको बोलूँ तो 5 से 6 क्वेश्चंस कमेंट वाले आते हैं आपके पेपर में यूजुअली. तो अब इस क्वेश्चन को आप लिखना कैसे है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ है ये ट्रू है कि फॉल्स है. और आप सभी को पता है कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करके ये बोला जाता है कि कंपनी फ्रॉम द वेरी डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, कंपनी फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स बर्थ इज अ सेपरेट लीगल पर्सन. कंपनी एक सेपरेट पर्सन होती है, कंपनी के मेंबर्स सेपरेट पर्सन्स होते हैं, दोनों के राइट्स लाइबिलिटीज ऑब्लिगेशन सब अलग अलग होते हैं. कंपनी अलग पर्सन है, मेंबर अलग पर्सन है, मेंबर की राइट्स एंड लाइबिलिटीज अलग होती हैं, कंपनी की राइट्स एंड लाइबिलिटीज अलग होती हैं. तो ये तो कहीं से भी पॉसिबल नहीं है भैया कि मेंबर्स आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी. ये तो सरासर फॉल्स है, ये तो सरासर गलत है. और क्या कंपनी के कामों के लिए, क्या मेंबर्स के कामों के लिए कंपनी लायबल होगी? द आंसर इज नो. क्यों उनके काम के लिए कंपनी क्यों लायबल होगी? तो यहां पर आप क्या लिखेंगे, ये फॉल्स है. लेकिन आपको कंक्लूजन पता चल गया ये फॉल्स है, लेकिन ये आंसर का फर्स्ट लाइन नहीं होगा. बहुत लोग ना फर्स्ट लाइन स्टार्ट करते हैं यस और नो, द स्टेटमेंट इज फॉल्स, नो दिस इज फॉल्स, ऐसा नहीं लिखते हैं. ये जो आपका कंक्लूजन होता है इसको आपको सबसे लास्ट में लिखना होता है. सबसे पहले आपको प्रोविजन लिखना होता है कि ये भाई टॉपिक किस टॉपिक के बारे में बात कर रहा है. हमें पता चल गया कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के बारे में बात चल रही है, तो हमें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट लिखना पड़ेगा. पूरा पहले लॉ लिखना पड़ेगा कि लॉ क्या बोलता है, एक्चुअल में व्हाट इज द फैक्ट. तो हमें लॉ के बारे में लिखना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करके मेंबर अलग पर्सन होता है, कंपनी अलग पर्सन होती है. मेंबर कभी भी कंपनी का एजेंट नहीं होता है, इसीलिए मेंबर्स के काम के लिए कंपनी लायबल नहीं होगी. तो ये होना चाहिए कि पहले आप रीजनिंग देंगे, पहले आप प्रोविजंस बताएंगे, फिर सिचुएशन बताएंगे, एंड देन फाइनल कंक्लूजन देंगे कि बिकॉज ऑफ द अबव स्टेटेड रीजन, ये जो हमने राम कहानी बताई, इन सारे रीजंस की वजह से हम ये कंक्लूड करते हैं कि ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये फॉल्स है, मेंबर्स आर नॉट द एजेंट ऑफ द कंपनी. अब आप लिखेंगे कैसे, देखो आप अपने आंसर्स को पॉइंटर्स में डिवाइड करो. अब ये 4 लाइंस मैंने पॉइंटर्स में डाली हैं, तो कितना सुंदर लग रहा है ना. लेकिन अगर मैं इन्हीं 4 लाइंस को बिना पैराग्राफ चेंज किए एकदम लिखते जाऊं, बस लिखते जाऊं लिखते जाऊं लिखते जाऊं लिखते जाऊं, इतना गंदा इंप्रेशन क्रिएट करेगा कि चेकर देखेगा तक नहीं, नहीं देखेगा वो, और आपको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे. तो आपको पॉइंटर्स पता चल गए कि आपको लिखना क्या क्या है, किस सीक्वेंस में लिखना है, उसको पॉइंट्स में डिवाइड करो. और अगर पॉइंट्स मान के चलो, पॉइंट्स बनाना जरूरी है, अगर पॉइंट्स नहीं भी बनाते हो एटलीस्ट पैराग्राफ्स में डिवाइड करो, और हर पैराग्राफ के बीच में एक लाइन का स्पेस दो. सुंदर दिखता है और आई कैचिंग होता है. आई हैव ऑल्सो चेक्ड वेरियस आंसर शीट्स. तो वो चेकर की नजरों में एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करता है कि आप प्रॉपर फॉर्मेटिंग रखो.
छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करो और बीच में स्पेसिंग दो अलग अलग पैराग्राफ्स के। हो सके तो पॉइंटर्स बना दो, या तो ऐसे एरो भी दे सकते हो, या तो बुलेट दे दो, या तो छोटा छोटा नंबरिंग कर दो, नंबर पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, कुछ भी करो, बट या तो पॉइंटर्स में रखो या तो एकदम छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करो। एक सिंगल पैराग्राफ में बस ऐसे फ्लाइट उड़ी और अब लैंड होके ही सांस लेंगे, वैसा नहीं करना है कि बस आंसर चालू हुआ अब एकदम आंसर खत्म करके ही सांस लेंगे, वैसा नहीं करना है। ठीक है, सो आप छोटे छोटे पैराग्राफ्स में आंसर को डिवाइड करोगे। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, मैंने आंसर्स को किस तरह से ड्राफ्ट किया है। सबसे पहले हमें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो यहाँ फर्स्ट पैराग्राफ में वही किया हुआ है। क्या मैम, देखो, अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर एक्ट इज वेस्टेड विद कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। यहाँ मैंने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को बोल्ड किया है, बट आप लोग ओवर राइटिंग नहीं करेंगे कॉपी में, बिल्कुल ओवर राइटिंग नहीं करेंगे, काट देगा आपका आंसर। आप लोग क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे। अगर आपको आंसर में कोई कीवर्ड मिलता है, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, तो उसको अंडरलाइन करना और तुरंत हाथ की हाथ कर देना। मतलब ऐसा मत सोचना लास्ट में करूंगा, नहीं तो वो भूल जाते हैं अपन और उतना टाइम नहीं मिल पाता है। तुरंत, जैसे हमें कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी कीवर्ड मिल गया ना, तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को अंडरलाइन कर दो। इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। it increases your chance, it increases the probability of getting more marks। और आपको अगर 1 मार्क्स मिलता होगा ना उस आंसर में, तो आप अंडरलाइनिंग में करेंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा, फॉर्मेटिंग में ध्यान देंगे तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। फॉर्मेटिंग और प्रेजेंटेशन इक्वली मैटर करता है, ट्रस्ट में बहुत मैटर करता है। इसीलिए आपको पता चल गया कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट है, तो उसको अंडरलाइनिंग करो। ठीक है, तो अपन ने इसको अंडरलाइनिंग कर दिया। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, सो इट बियर्स इट्स ओन नेम, एक्ट्स अंडर नेम, मे हैव seal of its own, and its assets are separate and distinct from those of its member। यहाँ पर वही बात लिखी गई है कि जो कंपनी है, क्योंकि उसकी खुद की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी है, क्योंकि उसकी खुद की सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसीलिए उस खुद अपने नाम पे वो एक्ट करती है, उसके एसेट्स एंड लाइबिलिटीज मेंबर से सेपरेट होते हैं। तो यहाँ हमने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दिया। इसको आप अपनी लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को वर्ड टू वर्ड एकदम रटन करने की जरूरत नहीं है। ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट आप अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट हाँ, लीगल टर्म का ध्यान रखना, जैसे कि असेट्स एंड लाइबिलिटीज, द असेट्स एंड लाइबिलिटीज, राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनीज आर डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम मेंबर्स। इतना समझ में आ गया? ठीक है मैम। देखो, इट इज डिफरेंट पर्सन फ्रॉम मेंबर्स हु कंपोज इट। वही बात को फिर से बोल दिया कि कंपनी जो है मेंबर से एक सेपरेट पर्सन, इट इज अ डिफरेंट पर्सन। Therefore, it is capable of owning property, incurring debts, borrowing properties, having a bank account, employing people, entering into contracts, suing or being sued in a manner as an individual। एंड यहाँ पर हमने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के थोड़े और अंदर गए, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के थोड़े और डीप में जाते हुए और एक्सप्लेन किया कि कंपनी क्योंकि एक सेपरेट लीगल पर्सन है, कंपनी अपने खुद के नाम पे लोन ले सकती है, बोरिंग्स ले सकती है, खाता खुलवा सकती है, बैंक अकाउंट खुलवा सकती है, अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट पे एंटर कर सकती है, अपने नाम पे केस कर सकती है, और उसके खुद के नाम पे केस हो सकता है। तो यहाँ हमने पूरा सेपरेट जस्टिफिकेशन दे दिया कि हम जो कंक्लूजन देने वाले हैं उसका रीजन दे रहे हैं, हम उसका जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। एंड अ शेयर होल्डर कैनॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। अब हम यहाँ बोल रहे हैं कि हाँ, फाइनली शेयर होल्डर्स को हम लाइबल नहीं बोल सकते कंपनी के एक्ट्स के लिए, इवन इफ ही होल्ड्स वर्चुअली एंटायर शेयर कैपिटल। क्यों? क्योंकि कंपनी सेपरेट पर्सन होता है। हाँ, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल का केस अलग होता है, लेकिन वो एक्सेप्शनल सिचुएशन में आता है, जब फ्रॉड होता है या अनफेयर यूज होता है कंपनी का, तब उसको एक बार छोड़ दो, एक्सेप्शन को छोड़ दो। जनरली तो यही रूल है ना कि कंपनी के कामों के लिए कंपनी खुद लायबल होता है, मेंबर्स के कामों के लिए मेंबर्स खुद लायबल होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के कामों के लिए लायबल नहीं होते हैं। दैट इज व्हाई शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द कंपनी। एंड thus, shareholders are not the agent of the company. Shareholders are not the agent of the company, so they cannot bind it by their acts. और that is why shareholders अपने काम के लिए company को binding नहीं कर सकती. The company does not hold its property as an agent or trustee for its members. कंपनी जो अपनी प्रॉपर्टी होल्ड करती है वो खुद के नाम पे होल्ड करती है, एज अ मेंबर्स का ट्रस्टी नहीं होल्ड करती है। एंड दे कैन नॉट एनफोर्स, they cannot sue to enforce its right, nor can they be sued in respect of its liabilities। यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि कंपनी की प्रॉपर्टी खुद की है, वो मेंबर्स का एजेंट के फॉर्म में, कंपनी की मेंबर्स के एजेंट के फॉर्म में प्रॉपर्टीज नहीं होल्ड करती है। इसीलिए मेंबर्स लोग कंपनी को लाइबल नहीं ठहरा सकते अपने काम के लिए, अपने काम के लिए मेंबर्स कंपनी के अगेंस्ट स्यू नहीं कर सकते।
कंपनी के अगेंस्ट यू नहीं कर सकते। आगे, thus incorporation is the act of forming legal corporation as a juristic person। incorporation का मतलब बताया, incorporation मतलब एक सेपरेट पर्सन को जन्म देना, एक सेपरेट लीगल एंटिटी को जन्म देना। तो ये एक फॉर्मल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम कंपनी को एग्जिस्टेंस में लेके आते हैं और उसको एक सेपरेट लीगल पर्सन बनाते हैं। A juristic person is in law as conferred with rights and obligations and is dealt in accordance with law। In other words, the entity acts like a natural person but only through a designated person whose acts are processed with the ambit of law। यहाँ पर वही बात बोली गई है कि कंपनी एक सेपरेट लीगल पर्सन होता है तो लॉ उसको राइट देता है कि उसके खुद के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हो, वो मेंबर्स के कामों के लिए लाइबल नहीं होगी। यहाँ हमने पूरा जस्टिफिकेशन दे दिया, पूरा ज्ञान बांट दिया अपना जो भी हमारा ज्ञान था। और फाइनली हम लास्ट में कंक्लूजन देंगे कि दस अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई करके ये बोला जा सकता है कि कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट्स ऑफ शेयर होल्डर, कंपनी कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ शेयर होल्डर and they are not the agent of company, since they are not the agent of company। members कंपनी के एजेंट नहीं होते हैं भैया। अभी तो हमने पढ़ा कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का कंसेप्ट, दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, एजेंट की तो बात ही नहीं आती है। और इसीलिए कंपनी को मेंबर्स के कामों के लिए लायबल नहीं ठहराया जा सकता। सो अल्टीमेटली यहाँ आपको अपना कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का नॉलेज पूरा पोर कर देना है, उसको एक्सप्लेन करना है, लेकिन एक पैराग्राफ में नहीं, पैराग्राफ्स डिवाइड करके पूरा नॉलेज कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो। यहाँ फैक्ट्स ऑफ द केस तो कुछ है ही नहीं। फैक्ट्स ऑफ द केस उस टाइप के केस लॉ में आते हैं जहां पूरी सिचुएशन दे दी होती है, मिस्टर एक्स इज द डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी, फलाना ढिकना, फिर ऐसा हो गया वैसा हो गया, वहां पर फैक्ट्स ऑफ द केस आता है। ये कमेंट वाले क्वेश्चन में फैक्ट्स ऑफ द केस नहीं आता है, सीधा आप पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन करो और लास्ट में कंक्लूजन दे दो कि ये जो स्टेटमेंट था ये करेक्ट है कि नहीं, खत्म। ठीक है, बस इस तरह से आप कमेंट वाले क्वेश्चन को आंसर करते हैं। कमेंट वाला क्वेश्चन में फैक्ट्स ऑफ द केस की बात नहीं आती है, आप सिंपली उस टॉपिक से रिलेटेड जो आपको पूछा है उस कंसेप्ट को पूरा एक्सप्लेन कर दो, जैसे कि यहाँ हमने कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट में इसी कमेंट वाली लाइन के ऊपर कंक्लूजन दे दो कि वो जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, कौन सा, ये वाला, ये जो स्टेटमेंट था क्वेश्चन में, ये सही है कि गलत है। इस तरह से आप कमेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा और इस क्वेश्चन में यहाँ लिखा है, ऊपर वाला एक बार मिटा देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज XYZ Limited is a company incorporated under Companies Act 2013। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया कि XYZ Limited एक कंपनी है और वो XYZ लिमिटेड कंपनीज एक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई है। भैया नाम पढ़ के समझ जाओ कि ये एक पब्लिक कंपनी है। क्यों? क्योंकि कंपनी या तो पब्लिक होगी या तो प्राइवेट, दोनों में से कोई एक तो होगी ही। ये जो कंपनी है इसका नाम सिर्फ लिमिटेड से एंड हो रहा है, इसका मतलब दिस इज अ पब्लिक कंपनी। अगर कोई कंपनी प्राइवेट कंपनी होती है तो उसका नाम प्राइवेट लिमिटेड से एंड होता है। तो सबसे पहले आप किसी कंपनी का नाम पढ़ते हैं तो ये चीज आपके दिमाग के अंदर आ जानी चाहिए। उसके बाद आपको कुछ पेड अप शेयर कैपिटल की डिटेल्स दी हुई है कि द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनी इज हेल्ड एज अंडर, इस कंपनी का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 20% पेड अप कैपिटल है, गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश यानी आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के पास 20% शेयर्स है, तमिलनाडु की गवर्नमेंट के पास 10% है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के पास 10% है। ये आपको डेटा दिया हुआ है कि एक कंपनी XYZ लिमिटेड, उसकी शेयर होल्डिंग का डिटेल्स दिया हुआ है। 20% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, 20% आंध्र प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट के पास, 10% तमिलनाडु के पास और 10% महाराष्ट्र के पास। तो टोटल कितना हुआ भैया? 20, 30, 40, 50, 60, टोटल हो गया 60% शेयर होल्डिंग सारी गवर्नमेंट्स का मिला करके, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट सबका मिला करके। अब आगे क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक्सप्लेनिंग द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट वेदर द सेड बी कॉल्ड अ गवर्नमेंट कंपनी। क्या इस कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी बोलेंगे? ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। एंड ऑल्सो स्टेट वेदर द एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन क्लेम देयर शेयर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दो क्वेश्चन है भैया, 4 मार्क्स का है, दो क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, दो पार्ट में डिवाइड कर दो इस क्वेश्चन को। दो चीजें पूछा हुआ है आपको। बहुत बार मैंने देखा है, नॉर्मली जो मैं टेस्ट सीरीज कंडक्ट करती हूँ उसमें मैंने देखा है बच्चे लोग पहला पार्ट अटेंड करते हैं क्वेश्चन का, दूसरा पार्ट भूल जाते हैं करना, आता रहता है लेकिन भूल जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में प्लीज आप ध्यान रखो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है क्वेश्चन। सबसे पहले आपको पूछा है कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं, दूसरा ये पूछा है कि इस गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज गवर्नमेंट से अपना शेयर क्लेम कर सकते हैं कि नहीं।
तो 2 क्वेश्चन है, दोनों का आंसर देना है आपको। सिर्फ फर्स्ट पार्ट देके नक्की नहीं हो जाओगे आप, सिर्फ फर्स्ट पार्ट देके यू आर नॉट डन। दोनों चीज करना है, नहीं तो 2 मार्क्स पूरे कट जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं। तो फर्स्ट लाइन आपका ये नहीं होना चाहिए कि यस द कंपनी इज गवर्नमेंट कंपनी या नो द कंपनी इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। फर्स्ट लाइन आपका प्रोविजंस होना चाहिए। और आपको पता है गवर्नमेंट कंपनी कहाँ डिफाइंड है? गवर्नमेंट कंपनी डिफाइंड है 245 में, सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट डिफाइंस अ गवर्नमेंट कंपनी। तो आपको पहले गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट कंपनी की पूरी डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। फिर आप हमारी सिचुएशन बताओगे कि हमारी सिचुएशन में एक एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, उसकी शेयरहोल्डिंग ऐसे ऐसे है। फिर आप दोनों को लिंक करके बताओगे लास्ट में कंक्लूजन कि फाइनली ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं है। तो देखो इसका आंसर किस तरह से ड्राफ्ट किया है। आपका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ शुड बी एप्लीकेबल प्रोविजन, और वो लाइन ऐसे स्टार्ट होनी चाहिए कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ सेक्शन दिस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो गवर्नमेंट कंपनी 245 में डिफाइंड है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 45 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अब देखो एक चीज नोटिस करना, मैंने इस सेक्शन नंबर को अंडरलाइन करके रखा है, आपको भी ये चीज करना है भैया। सेक्शन नंबर्स कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था। तो सेक्शन नंबर को कृपया करके अंडरलाइन करिए, चेकर का ध्यान जाता है उस पर। So, according to the provision of Section 245 of the Companies Act 2013, government company means a company in which not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or by any state government or governments, or partly by central government and partly by state government, and includes a company which is a subsidiary of a government company। और इसका एक एक्सप्लेनेशन है कि अगर डिफरेंशियल राइट वाले शेयर होंगे तो उस केस में हम पेड अप कैपिटल चेक नहीं करेंगे, उस केस में हम वोटिंग पावर चेक करेंगे। तो वही एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी कंस्ट्रूड, कंस्ट्रूड मतलब रेड, पेड अप शेयर कैपिटल शैल बी रेड एज टीवीपी, टोटल वोटिंग पावर, where the shares with differential voting rights are issued। जो हम सेक्शन 43 के अंदर डीवीआर इशू करते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले शेयर इशू करते हैं, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में हम पेड अप शेयर कैपिटल चेक नहीं करेंगे, उस समय हम टीवीपी चेक करेंगे, यानी कि टोटल वोटिंग पावर। सो फर्स्ट यू हैव एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कि भैया गवर्नमेंट कंपनी मतलब ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51%, एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास या तो दोनों के पास मिला के। तो हमें एक बात पता है मैम, यहाँ इस कंपनी का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास मिला के 60% होल्डिंग है, विच इज मोर देन 51%, विच इज मोर देन 51%। लिमिट क्वालिफाई हो रही है? यस हो रही है, मतलब यस दिस कंपनी इज अ गवर्नमेंट कंपनी। तो आपने पहले प्रोविजन बता दिया, अब फैक्ट्स ऑफ द केस बताओगे। फैक्ट्स ऑफ द केस कैसे बताओगे कि इन द प्रेजेंट केस एक्स वाई जेड लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी in which central government together with 3 state governments is holding in aggregate 60% of paid up share capital which is exceeding the prescribed limit of 51%। अब देखो ये जो फैक्ट्स है इसको हमने थोड़ा सा कंसाइज करके समराइज फॉर्म में बताया। एकदम जरूरी नहीं कि पूरा क्वेश्चन कॉपी करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि ये पूरा आपको समझाना पड़ेगा, क्यों, आधा पेज तो क्वेश्चन कॉपी करने में भर जाएगा। तो जो फैक्ट्स होते हैं ना उसको आप अपने हिसाब से थोड़ा सा समराइज करके थोड़ा सा कंसाइज करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ फैक्ट्स को कंसाइज कर दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और 3 स्टेट गवर्नमेंट का मिलाकर के 60% है पेड अप शेयर कैपिटल, तो जो कि 51% की लिमिट एक्सीड कर रहा है। और फिर हमने कंक्लूजन दे दिया, और जो कंक्लूजन है मैंने उसको अंडरलाइन किया है, तो आप भी जो फाइनल कंक्लूजन रहेगा ना उसको अंडरलाइन कर सकते हो, जो कीवर्ड फाइनल एकदम क्रिस्प लाइन रहेगी। तो एकदम यहाँ एकदम फाइनल कंक्लूजन है कि दस because of the above stated reason XYZ Limited is a government company। yes, XYZ Limited is a government company। तो यहां कंप्लीट होता है आपका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट मतलब ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। दो पार्ट में डिवाइडेड था ना क्वेश्चन, पहले पार्ट में आपको पूछा था ये गवर्नमेंट कंपनी है कि नहीं, दूसरे पार्ट में पूछा था एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी कैन क्लेम देयर शेयर्स फ्रॉम गवर्नमेंट और नॉट। तो फर्स्ट पार्ट हमारा डन। अब सेकेंड पार्ट का आपको रीजनिंग देना पड़ेगा। सेकेंड पार्ट को आप शॉर्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो, वो कोई केस लॉ नहीं है, सिंपली आपको पूछ रहा है बता दो कर सकते हैं कि नहीं। तो आप सिंपली एक ही लाइन में या दो लाइन में इस आंसर को दे सकते हो कि क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट गवर्नमेंट। आपको मैं एक बात बता दूं, गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। हम गवर्नमेंट कंपनी को खुद गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है, हम ओएनजीसी को नहीं बोल सकते कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है। हाँ, गवर्नमेंट कंपनी इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट कंपनी को ओन और कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, बट इसका मतलब ये नहीं है दोनों सेम है भैया। गवर्नमेंट अलग होती है, गवर्नमेंट कंपनी अलग होती है। इसीलिए हम ये नहीं बोल सकते कि अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है तो हम उसको गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं बोल सकते। मार्क माय वर्ड्स, अगर कोई गवर्नमेंट कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसको हम गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं बोल सकते। इसीलिए इसीलिए जो गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज है, दे कैन नॉट क्लेम देयर शेयर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे कैन नॉट क्लेम। तो इसको आंसर आप इसी तरह से एक्सप्लेन करोगे। कैसे मैम? यहाँ पर देखो ध्यान से लिखा हुआ है फर्दर, ये सेकेंड पार्ट वाला आंसर है ना। ऑल्दो अ गवर्नमेंट कंपनी इज कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, भले ही एक गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, इट इज नीदर अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नॉर अ गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट। हम उसको एक गवर्नमेंट नहीं बोल सकते, हम गवर्नमेंट कंपनी को गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट नहीं बोल सकते। इट इज जस्ट एन एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट, वो जस्ट एक गवर्नमेंट की एजेंसी होती है, इंस्ट्रूमेंटेलिटी। Similarly, the employees of government company are not the employees of central or state government. इसीलिए जो गवर्नमेंट कंपनी के एम्प्लॉयज हैं उनको हम गवर्नमेंट का एम्प्लॉय नहीं बोल सकते। ये हमने एक्सप्लेन कर दिया। और लास्ट में कंक्लूजन, हाँ इस कंक्लूजन को ना पैरा चेंज करके लिख सकते हो। मैं यहाँ पैरा चेंज नहीं की हूँ, बट आप लोग ये जो कंक्लूजन रहेगा उसको पैरा चेंज करके लिख सकते हो। लाइक यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में, दस द एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के नॉट क्लेम देयर शेयर्स फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये आपका फाइनल कंक्लूजन रहेगा। ठीक है, और ये जो ऊपर वाला यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से लेके यहाँ तक था, ये उसका रीजनिंग है, प्रोविजन, और फिर लास्ट लाइन कंक्लूजन, उसको आप सेपरेट पैराग्राफ में दे देना। तो इस तरह से आप अपने आंसर को ड्राफ्ट करेंगे। और देखो ये 4 मार्क्स का है, तो 4 मार्क्स के लिए इतना आंसर ठीक है, इतना ठीक है। इससे ज्यादा भी मत लिखना, इससे कम भी मत लिखना, मतलब एवरेज बेसिस पे 1 पेज। और आप अपनी कॉपी में लिखने जाओगे ना तो ये पूरा आंसर 1 पेज में आ जाएगा। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 1 पेज इज मोर देन इनफ। उससे ज्यादा एकदम भर भर के मत लिखना, कॉलेज वाले आंसर के टाइप जैसे 5-6 पेज भर भर के लिख देते हैं ना, वैसा मत करना। कीप अ ट्रैक ऑन योर लेंथ ऑफ द आंसर। ओके, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज ओनली अ नेचुरल बॉर्न पर्सन who is Indian citizen and resident in India can form a one person company। कमेंट, फिर आ गया कमेंट वाला क्वेश्चन। अब मुझे पता है आपको ना कमेंट वाला क्वेश्चन पसंद नहीं होगा, लेकिन आप ये केस लॉ सीरीज अटेंड करो, धीरे धीरे आपको कमेंट वाले क्वेश्चन समझ में भी आने लग जाएंगे और पसंद भी आने लग जाएंगे। ठीक है, सो आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, मॉड्यूल से एक स्टेटमेंट निकाल के दे दिया और लास्ट में लिख दिया कमेंट। और वो स्टेटमेंट क्या है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म ओपीसी। और अगर आपको पता होगा तो हमारा जो ओपीसी का कंसेप्ट है उसमें अभी रिसेंटली 2021 में अमेंडमेंट्स आए थे, बहुत बड़े बड़े अमेंडमेंट्स यूनियन बजट 2021 के आने के बाद। क्योंकि यूनियन बजट 2021 में निर्मला सीतारमन जी ने ओपीसी को, प्राइवेट कंपनीज को, स्टार्टअप्स को बहुत प्रमोट किया, और 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनी को तो बहुत प्रमोट किया। और 1 पर्सन कंपनी में रेसिडेंस की क्राइटेरिया हटा दी गई। पहले ये लॉ था कि अगर आपको ओपीसी बनाना है या ओपीसी का नॉमिनी बनना है तो नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए, इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए और इंडियन रेसिडेंट भी होना चाहिए। बट अब रेसिडेंसी की क्राइटेरिया हट गई है, मतलब अब आप नॉन रेसिडेंट होकर के भी 1 पर्सन कंपनी बना सकते हैं, प्रोवाइडेड यू आर अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन। ठीक है, सो ये कौन सा प्रोविजन से डील करता है? यहां हम जाते हैं रूल 3 में। जो हमारा कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल है उसका रूल 3 में ये वाली बात लिखी गई है कि ओनली एन नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज मतलब चाहे रेसिडेंट हो चाहे ना हो फर्क नहीं पड़ता, ये अमेंड हो चुका है। चाहे रेसिडेंट हो चाहे ना हो वो ओपीसी बना सकता है। तो आपको सबसे पहले प्रोविजंस लिखना पड़ेगा, रूल 3 लिखना पड़ेगा यहाँ, रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, उसको एक्सप्लेन करोगे। फिर आप फाइनल कंक्लूजन दोगे कि ये जो ऊपर लिखी हुई स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत। ये ऊपर क्या स्टेटमेंट लिखी है कि ओनली अ नेचुरल पर्सन, अ नेचुरल बॉर्न पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन एंड रेसिडेंट इन इंडिया कैन फॉर्म ओपीसी। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है आप लास्ट में बताएंगे, पहले प्रोविजंस बताएंगे। ठीक है, सो देखो आप आंसर स्टार्ट कैसे करेंगे। अकॉर्डिंग टू रूल 3(1) ऑफ द कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, अकॉर्डिंग टू रूल 3(1) ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, हमने प्रोविजन का नाम लिख दिया। उसके बाद ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, यानी नेचुरल पर्सन भी होना चाहिए और इंडियन सिटीजन भी होना चाहिए। बट वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया अदरवाइज, इंडियन मतलब इंडियन रेसिडेंट हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता।
he will be eligible to incorporate OPC and shall be a nominee of sole person of OPC. तो ओपीसी का मेंबर और ओपीसी का नॉमिनी कौन बन सकता है? वो बंदा जो नेचुरल पर्सन है और इंडियन सिटीजन है, फर्क नहीं पड़ता वो रेसिडेंट है कि नहीं है। और आपको पता है इस रूल में रेसिडेंसी की लिमिट भी कम कर दी गई। यहाँ पर एक एक्सप्लेनेशन है इस रूल में, और वो एक्सप्लेनेशन ये है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द टर्म रेसिडेंट इन इंडिया means a person who has stayed in India for a period of not less than 120 days during the immediately preceding financial year. Immediately preceding financial year मतलब जस्ट इसके पहला वाला फाइनेंशियल ईयर में आप इंडिया में कम से कम 120 दिन रहने चाहिए in order to be a resident in India. तो बेसिकली इस प्रोविजंस को लेके बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस आए हैं बड़े बड़े पीसीएस लोगों के, एंड सब ने ये हेल्प किया है कि रेसिडेंसी की क्राइटेरिया हटा तो दी गई है। मतलब बेसिकली इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट यू कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी, बट you should have stayed in India for a period of at least 120 days in the immediately preceding financial year. क्यों पता है? क्योंकि ये जो रेसिडेंस की डेफिनेशन है ये पहले 182 डेज हुआ करती थी और इसको घटा करके 120 डेज कर दिया गया। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या रहा इस लॉ का? यहाँ लॉ में लूप होल है, लॉ में कंफ्यूजन है, एंड बड़े बड़े सीएस लोग ने सब ने इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला है कि रेसिडेंसी की क्राइटेरिया टोटल रिमूव नहीं हुई है। अगर आप नॉर्मली देखा जाए इनकम टैक्स के हिसाब से, किसी भी एक्ट के हिसाब से, इफ यू आर नॉर्मली नॉन रेसिडेंट, बिकॉज सब जगह ना 180 182 डेज ऐसी ही लिमिट होती है रेसिडेंसी की क्राइटेरिया निकालने के लिए। सो इफ यू आर अ नॉन रेसिडेंट then also you can incorporate an OPC in India, but provided you should have stayed in India for at least 122 days during the immediately preceding financial year. I hope you are getting this point. तो सबसे पहले आपको रूल 3 एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और रूल 3 में ये सारी बातें लिखी हुई है, इतनी सारी बातें दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको रेसिडेंट इन इंडिया को डिफाइन भी करना पड़ेगा क्योंकि अभी अमेंडमेंट के दौरान ही इसकी लिमिट कम हुई है, 182 डेज से कम होके 120 डेज में आई है। और इसमें से केस लॉ भी आ सकते हैं, सीए फाउंडेशन के पेपर में आए थे केस लॉ, ओपीसी से ही आए थे क्योंकि इसमें अभी रिसेंटली 2021 में बहुत अमेंडमेंट्स आए हैं ना, तो इसको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। आगे देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, now even a non resident, मतलब अब even a non resident can become a member of OPC, कैन बिकम अ नॉमिनी ऑफ ओपीसी, बट वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए और इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, इवन अ नॉन रेसिडेंट हु इज नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन कैन इनकॉर्पोरेट एन ओपीसी provided he complies with the minimum residency requirement of staying at least 122 days, sorry 120 days in India during the immediately preceding financial year. इसका मतलब ये है कि अब अगर कोई नॉन रेसिडेंट है तो वो भी ओपीसी बना सकता है, बट हाँ प्रोवाइडेड 120 डेज वो इंडिया में होना चाहिए। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस लॉ, एंड ये एक ऐसा पॉइंट है जहां बहुत इंटरप्रिटेशन बनता है। ठीक है, सो प्लीज इस पॉइंट को अच्छे से देखना, और इसमें अमेंडमेंट्स आए हैं, रिसेंटली अमेंडमेंट्स आए हैं 2021 में, तो इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़ना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ओपीसी के टॉपिक को, स्मॉल कंपनी के टॉपिक को, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के टॉपिक को। खैर डायरेक्टर तो अभी आएगा आगे, बट अभी के लिए ओपीसी स्मॉल कंपनी के टॉपिक को अच्छे से पढ़ना अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब ये हमने फैक्ट्स ऑफ द केस को एक्सप्लेन कर दिया और प्रोविजंस को कर दिया। रूल 3 पहले एक्सप्लेन कर दिया, प्रोविजंस यहाँ पर ये देखो, यहाँ हमने प्रोविजन एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद हमने उसको एनालाइज कर लिया, फैक्ट्स ऑफ द केस बता दिया, एनालाइज कर लिया। अब फाइनल आपका कंक्लूजन देना पड़ेगा कि वो जो ऊपर वाला स्टेटमेंट था जिसपे आपको कमेंट करने बोला था, तो आपको उस पर कमेंट अब फाइनली करना होगा कि वो सही है कि गलत है, और अगर वो गलत है तो सही स्टेटमेंट क्या है। तो फाइनली अब कमेंट कर दो कि दस द करेक्ट स्टेटमेंट इज, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन whether resident in India or otherwise can form an OPC. This is the right answer. So ऊपर वाला जो statement है basically this is false. Basically this is false. क्यों? क्योंकि resident होना जरूरी नहीं है. So with this we are done with question number 3. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, वन पर्सन कंपनी shall be formed only as a company limited by shares.
कमेंट, फिर कमेंट वाला क्वेश्चन, मजा आ गया आज तो, इतने सारे कमेंट वाले क्वेश्चन। आपको एक स्टेटमेंट दे दिया, पूरे मॉड्यूल से कहीं से भी निकाल के एक स्टेटमेंट दे दिया कि वन पर्सन कंपनी शैल बी फॉर्म्ड ओनली एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कमेंट। कितने तरह की कंपनी होती है भैया? लिमिटेड, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तीन तरह की कंपनीज होती हैं, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड। पढ़ा है ना अपन ने? कहां पर? सेक्शन 3 में पढ़ा है कि बेसिकली तीन तरह की कंपनीज होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड। अब आपको बोल दिया कि अगर कोई वन पर्सन कंपनी बनाना चाहता है, कोई ओपीसी बनाना चाहता है, तो वो सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स बना सकता है। वो एक वन पर्सन कंपनी को लिमिटेड बाय गारंटी के फॉर्म में नहीं बना सकता या अनलिमिटेड के फॉर्म में नहीं बना सकता। ऐसा कहीं लिखा है क्या? खुद का ज्ञान नहीं लगाने का, खुद का ज्ञान नहीं लगाने का। जो भी बोलते हो उसके पीछे का रीजन होना चाहिए कि अच्छा, आई एम स्पीकिंग दिस बिकॉज दिस इज मेंशन्ड इन दिस सेक्शन और दिस रूल ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो बिना प्रूफ के, बिना बैकग्राउंड के और बिना रीजनिंग के कुछ ना बोले। आप सिंपली ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर ओपीसी बनाना है तो सिर्फ लिमिटेड बाय शेयर्स होना चाहिए, लिमिटेड बाय गारंटी अनलिमिटेड नहीं होना चाहिए। तो सरासर गलत है। कहाँ लिखा है मैम? सेक्शन 3 में लिखा है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये किस सेक्शन के बारे में बात कर रहा है, तुरंत रेफर करो, अच्छा सेक्शन 3 के बारे में बात कर रहा है। मतलब आप इतना से समझ गए, इस क्वेश्चन में सेक्शन 3 को छाप देना है। तो सबसे पहले आप सेक्शन 3 को छाप दो, उसको पूरा प्रोविजन एक्सप्लेन कर दो, फिर उसको एनालाइज करो, जो भी आपको स्टेटमेंट दिया उसको एनालाइज करो और लास्ट में कमेंट करो। लास्ट में आपका वन लाइन कमेंट होना चाहिए कि ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है ये सही है कि गलत है, और अगर गलत है तो सही स्टेटमेंट क्या है। ठीक है? ओके, समझ गए मैडम, बहुत अच्छे से समझ गए। अब देखो, सबसे पहले हमने फैक्ट्स लिखा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3(1), और सेक्शन को मैंने अंडरलाइन किया, देखो तो वो अलग से आंखों में आया ना, हाईलाइट करने से, अंडरलाइन करने से अलग से आंखों में आता है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 of the Companies Act 2013, a company may be formed for lawful purpose by seven or more person where the company is formed to be a public company, two or more person where the company is formed to be a private company, or one person where the company is formed to be a OPC। यहाँ पर बोला गया है मिनिमम नंबर के बारे में सबसे पहले कि अगर आपको एक पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम 7 या 7 से ज्यादा लोग होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी बनानी है तो 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए, ओपीसी बनानी है तो एक पर्सन के साथ बना सकते हो। मतलब आप जो कंपनीज बनाते हो प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में भी बना सकते हो, पब्लिक कंपनी के फॉर्म में बना सकते हो, ओपीसी के फॉर्म में भी बना सकते हो। कैसे? वो लोग अपना नाम सब्सक्राइब करते हैं मेमोरेंडम में और एक्ट की रिक्वायरमेंट का पालन करके कंपनी बनाते हैं। लेकिन हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है इस सेक्शन के आगे का प्रोविजन। फर्दर, एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3(2) ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब इस सेक्शन के आगे ये बात लिखी हुई है कि अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर सबसेक्शन 1, मतलब ये जो तीन तरह की कंपनी बनी, कौन सी? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी और वन पर्सन कंपनी। ये जो तीन तरह की कंपनी हमने बनाई, पब्लिक, प्राइवेट एंड वन पर्सन कंपनी, उनके बारे में बात कर रहा है। इट मे बी ईदर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी। हो गया, मिल गया प्रूफ। सेक्शन 3 में सबसे पहले तो बोला है कि पब्लिक कंपनी बना लो, प्राइवेट बना लो, ओपीसी बना लो। फिर धीरे से नीचे लिखा हुआ है कि इन तीनों में से कोई सी भी कंपनी बनाओगे ना, तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है, या फिर अनलिमिटेड भी हो सकती है। इसका मतलब अगर मैं ओपीसी बनाना चाहूं तो वो भी तो तीनों में से कोई भी हो सकती है ना। तो ऊपर जो लिखा है वो गलत है ना। तो आप इसको एनालाइज करो। सबसे पहले यहां तक तो हमारा प्रोविजन है भैया, यहां तक हमने सिर्फ सेक्शन 3 को एक्सप्लेन किया है। इतना पूरा डब्बा जो मैंने बनाया इसमें हमने सेक्शन 3 प्रोविजन को एक्सप्लेन कर दिया। अब उसको आप थोड़ा सा एनालाइज करो। कैसे एनालाइज करोगे? कि अप्लाइंग द अबव प्रोविजन, ऊपर जो लॉ लिखा है उसको अप्लाई करके इट कैन बी सेड दैट OPC can be formed either as a company limited by shares or a company limited by guarantee or unlimited company. Thus, the above statement that OPC shall be formed only as a company limited by shares is incorrect. और इनकरेक्ट को मैंने अंडरलाइन किया है क्योंकि हम ये बता रहे हैं कि आप जिस स्टेटमेंट पे कमेंट करने बोले थे ना वो गलत है। इट्स गलत, इट्स रॉन्ग। ठीक है? सो यहाँ पर इस तरह से आप इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं और ये तो सिर्फ शुरुआत है। धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, खुद से ट्राई करोगे ना, आपका आंसर राइटिंग एनालिसिस लेवल बढ़ जाएगा।
दिस इज जस्ट स्टार्टिंग। डेली 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 थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने से या हर वीक में एटलीस्ट एक दो बार राइटिंग प्रैक्टिस करने से वो आप कब उसमें इम्प्रूव कर जाते हैं आप खुद नोटिस नहीं करते हैं। ये पीडीएफ आई विल प्रोवाइड इन माई टेलीग्राम चैनल। सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई टेलीग्राम चैनल वहां पर जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज दिस पीडीएफ ये जो आंसर्स हैं इनको मैं अपने हिसाब से रीअरेंज करती हूँ, अपने हिसाब से ड्राफ्ट करती हूँ जो मेरे को बेस्ट लगता है। ठीक है, सो दिस आंसर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस क्वेश्चंस आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये पीडीएफ एक्सेस करना है तो गो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी, देयर यू कैन गेट लिंक ऑफ टेलीग्राम चैनल, वहां पर जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आई प्रोवाइड ऑल दिस पीडीएफ्स of questions and answers of our case law series episodes. ठीक है, तो आई होप दैट यू आर गेटिंग आइडिया ऑफ हाउ टू राइट केस लॉज एंड व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द आंसर, हाउ यू शुड सीक्वेंस इट। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है प्लीज डू लेट मी नो ओवर इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप। आई विल श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। इसके अलावा इफ यू हैवंट फॉलोड आवर इंस्टाग्राम पेज, गो एंड फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट ऑल दिस detailed video for free. Okay, so with this we are done with today's case law series. In episode 3 we will discuss some more questions from next topic, and the topic will be members and shareholders as well as prospectus and allotment. So the next episode, in next episode we will start next topic, which will be prospectus and allotment and members and shareholders. ठीक है, so I'll see you in the episode 3. Till then, keep learning, because the more you learn the more you grow, and the more you grow the more you achieve. This is Ishika Rawal signing off. Take care. Bye bye.